नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और खबर सबसे पहले भारत के उस इतिहास की जिसने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। स्काई रूट एरोस्पेस का विक्रम-1 रॉकेट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। यह भारत की निजी क्षेत्र की पहली बड़ी ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्चिंग में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट की टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह मिशन भारत के अंतरिक्ष सफर का नया आगमन है। 2, 1, 0। श्रीहरिकोटा से उठी ये अग्नि सिर्फ एक रॉकेट की नहीं बल्कि नए भारत के आत्मविश्वास की उड़ान है। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 18 जुलाई 2026 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। देश की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने रॉकेट विक्रम-1 का सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। पूरी तरह से स्वदेश में विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम-1 ने आज दोपहर करीब 12 बजे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम लॉन्च पैड से सफल उड़ान भरी। जैसे ही रॉकेट ने आसमान की ओर रफ्तार पकड़ी, कंट्रोल रूम तालियों और उत्साह से गूंज उठा। इस ऐतिहासिक मिशन को मिशन आगमन नाम दिया गया है, जो अंतरिक्ष में भारतीय निजी क्षेत्र के एक नए युग के प्रवेश का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की टीम से फोन पर बात की और विक्रम-1 के सफल प्रक्षेपण पर बधाई दी। मैंने स्काई रूट एरोस्पेस की टीम से बात की और उन्हें विक्रम-1 के सफल लॉन्च पर बधाई दी। ये भारत की अंतरिक्ष यात्रा का एक अहम पड़ाव है। हमारे प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती भागीदारी नए रास्ते खोल रही है और इनोवेशन को बढ़ावा दे रही है। ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को बड़े सपने देखने और निडर होकर इनोवेशन करने के लिए प्रेरित करेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी स्काई रूट को बधाई दी और इसे भारत के लिए गर्व का क्षण बताया। नहीं, निश्चय ही एक बड़ी गौरव का पल है हम सबके लिए, सारे भारतवासियों के लिए। और पहली बार एक प्राइवेट कंपनी ने अपना लॉन्च भी किया और सफलतापूर्वक किया। जिस तरह से योजना थी उसी के अनुसार हुआ है। और हम ये ना भूलें कि इसलिए संभव हुआ कि आज से 5-6 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बड़ा ही साहसी निर्णय लेते हुए स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए खोल दिया। और 5 ही वर्ष में हमारी स्पेस इकोनॉमी में कई गुना इजाफा हुआ। हमारे स्पेस स्टार्टअप सिंगल डिजिट से बढ़कर के 400 हो गए। एक यूनिकॉर्न हुआ जिनमें नाम आता है स्काई रूट का। और आज जैसे आपने कहा कि भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत को एक संजीदा ग्लोबल प्लेयर इन स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस इकोनॉमी माना जाता है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि स्काई रूट ने आज पूरे देश को गौरवान्वित किया है। Sky Route Aerospace System started just 8 years back and developing a orbiter launcher and making a successful mission in the first attempt. It's really a great achievement, great satisfaction for everyone of our country. Specifically, the space community is so proud on this great achievement. Surely, you all will agree with me, the Indian space ecosystem is growing under the leadership of our Prime Minister of India, and surely we all are contributing for the Viksit Bharat 2047. And first of all, let us thank our Sky Route team. Just the average age of 28 years, youngsters, our own brothers and sisters contributing for this great milestone. वहीं इसरो के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप आर ओझा ने कहा कि ये उपलब्धि भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। सबसे पहले तो हर भारतीय को मेरी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, शुभेच्छाएं। हम सबकी आशा जो है स्काई रूट को स्काई में भेजने की, वो आज जो है सफल हुई है। एंड नाउ स्काई इज द लिमिट। क्योंकि जो हमारा उद्देश्य था, हमारा मतलब भारत का, और भारत में सब आ गया, भारत भी आ गया, भारत की सरकार भी आ गई, भारत का जो एक स्वप्न था जो प्रधानमंत्री जी ने किया था वो भी आ गया। चलिए अब आपको विक्रम-1 की खासियत के बारे में बताते हैं। एडवांस कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से बना विक्रम-1 3 स्टेज वाला सॉलिड फ्यूल लॉन्च व्हीकल है। इसमें कई सैटेलाइट्स को सही ऑर्बिट में पहुंचाने और तैनात करने के लिए दोबारा स्टार्ट होने वाला लिक्विड फ्यूल ऑर्बिट एडजस्टमेंट मॉड्यूल लगा है।
इसे लो अर्थ ऑर्बिट में 350 किलोग्राम तक और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लगभग 260 किलो तक वजन ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मकसद अर्थ ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन के लिए छोटे सैटेलाइट्स के डेडिकेटेड और राइट शेयर लॉन्च के बढ़ते ग्लोबल मार्केट को टारगेट करना है। आज भारत दुनिया को अंतरिक्ष सेवाएं देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विक्रम-1 की सफल उड़ान ने यह साबित कर दिया है कि अब भारतीय प्राइवेट कंपनियां भी गगन में देश का परचम लहराने के लिए तैयार हैं। गोरखपुर से बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन पर्दे पर अभिनय और संसद में लोगों की आवाज उठाने के साथ ही अब छात्रों को जीवन का पाठ भी पढ़ा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तौर पर उन्होंने पहली क्लास ली। करीब 1 घंटे के इस संवाद में रवि किशन ने संघर्ष से सफलता तक के अपने सफर, अनुशासन, अभिनय की बारीकियों और देश सेवा के लिए राजनीति में आने के फैसले पर खुलकर बात की। आप लोग मेरी ट्रेनिंग पे रहेंगे, मैं आप लोगों को अद्भुत बना दूं। आई विल ट्रेन यू थिंग्स जो आपके जीवन को बना दें। आप सब लोग बेटी हो बेटा हो किसी कारण धरती पर आए हो, पहली बात तो ये जानना बहुत जरूरी है। वो कारण क्या है? मैंने अपना कारण खोजा, आप लोगों को अपना कारण खोजना है। गोरखपुर से बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन पर्दे पर अभिनय और संसद में लोगों की आवाज उठाने के साथ ही अब छात्रों को जीवन का पाठ भी पढ़ा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तौर पर उन्होंने अपनी पहली क्लास ली। करीब 1 घंटे के इस संवाद में रवि किशन ने संघर्ष से सफलता तक के अपने सफर, अनुशासन, अभिनय की बारीकियों और देश सेवा के लिए राजनीति में आने के फैसले पर खुलकर बात की। गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग में सुबह 11 बजे से प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस रवि किशन की क्लास थी। रवि किशन 15 मिनट पहले ही विभाग में पहुंच गए। लेक्चर के दौरान बिजली गुल हो गई, लेकिन रवि किशन ने अपना लेक्चर जारी रखा। उन्होंने माइक को एक तरफ रखा और छात्रों को जीवन के अनुभव और अभिनय की बारीकियां सिखाना जारी रखा। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस रवि किशन ने छात्रों को अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढने के लिए भी प्रेरित किया। अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि अनगिनत अपमान और रिजेक्शन का सामना करने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मैंने अपने आप को पुश किया, अनगिनत अपमान, बेइज्जती, रिजेक्शन का सामना किया। मैं लड़ता रहा, अपने आप पर से विश्वास नहीं खोया। पैसे तो थे ही नहीं, पहचान कोई नहीं थी मेरे पास, कोई गॉडफादर नहीं था, किसी बड़े व्यक्ति को मैं नहीं जानता था। लेकिन ये वर्ड था कि मैं अनजान मौत नहीं मरूंगा, मैं जन्मा दूंगा सबको कि आज वो खोज में हम निकले। फिर माँ के लिए एक साड़ी खरीदना था, माँ को हम त्योहार पे एक अच्छी साड़ी में देखना चाहते थे। पिता की फटी हुई धोती को मुझे बदलना था, उनकी टूटी हुई साइकिल को बदलना था, खेत जो गिरवी था उसको छुड़वाना था। एक अच्छी जिंदगी मैं अपने परिवार को देना चाहता हूँ। वो गुस्सा, वो जुनून, वो तिरस्कार को मैंने अपना हथियार बनाया और आज आप लोगों के समक्ष एक प्रोफेसर के रूप में, एक सांसद के रूप में, भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार के रूप में, पूरे देश के हर भाषाओं में काम करके ऑस्कर तक हम पहुंच गए। ये वही है। अपने पहले लेक्चर के बाद रवि किशन ने कहा कि जिंदगी में अनगिनत संघर्ष और ठोकरें खाने के बाद उन्होंने जो कुछ सीखा और हासिल किया है, वही अनुभव अब वो गांव देहात के गरीब बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं। मैंने बोला जो मेरे साथ थोड़ा मैं अलग प्रोफेसर रहूंगा, कड़क हूँ, डिसिप्लिन हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा है, जिंदगी के थपेड़े मार बहुत खाई है मैंने, तब जाके कलाकार थोड़ा बन पाया हूँ। जो बना हूँ मैं अपने गांव देहात के गरीब बच्चों को वो सारी शिक्षा देना चाहता हूँ। अनगिनत रवि किशन मैं देखना चाहता हूँ इस धरती पर, ना कि मैं ये सारे विद्या लेके अकेले ऊपर चला जाऊं।
अपनी विद्या को मैं बांटना चाहता हूँ। मजा की बात नहीं है, देखिए हमको कोई सिखाया नहीं था। कलाकार बने परिवार को पालने के लिए, महादेव कृपा किए सांसद बने गरीबों की मदद करने के लिए। हमको ऐसी शिक्षा नहीं मिली थी, ना ऐसी इमारत मिली थी, ना गोरखपुर यूनिवर्सिटी मिला था। अब यहाँ आके उन गरीब, यहाँ गांव देहात के बच्चे आते हैं, सब गरीब बच्चे आते हैं। इन लोगों को मिडिल क्लास, पुअर मिडिल क्लास परिवार के, इन लोगों को शिक्षा रवि किशन आके यहाँ पर दे। बशर्ते मैं शहर में किसी अमीर बच्चों को सिखाऊं, उससे अच्छा मैं अपने गरीब बच्चों को, इस देहात के बच्चों को ट्रेंड करूं। इनमें भूख और ललक बहुत ज्यादा मुझे दिखाई दी, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। संघर्ष से सफलता का अपना सफर साझा करते हुए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस रवि किशन ने छात्रों को सिर्फ अभिनय की बारीकियां ही नहीं बल्कि जीवन जीने का नजरिया भी दिया। उनका कहना था कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो, सोच सकारात्मक हो और संघर्ष जारी रहे तो सफलता एक दिन जरूर मिलती है। यही सीख लेकर छात्र अपनी पहली क्लास से बाहर निकले। टीएमसी नेताओं की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के अवैध रूप से निर्मित ऑफिस पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। 5 मंजिला दफ्तर को गिराने के लिए 3 बुलडोजर लगाए गए। अभिषेक बनर्जी का यह दफ्तर दक्षिण 24 परगना के अमताला बारुईपुर रोड पर स्थित है। प्रशासन ने इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए पहले भी नोटिस जारी किया था, लेकिन इस पर अभिषेक बनर्जी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद शनिवार को प्रशासन ने इस इमारत को ढहाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई के बाद अब बीजेपी नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी का कहना है कि अभी तो ये शुरुआत है। टीएमसी नेताओं की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के अवैध रूप से बनाए गए ऑफिस पर बुलडोजर एक्शन हो गया। 5 मंजिला दफ्तर को गिराने के लिए 3 बुलडोजर लगाए गए। अभिषेक बनर्जी का ये दफ्तर दक्षिण 24 परगना के अमताला बारुईपुर रोड पर स्थित है। प्रशासन ने इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए पहले भी नोटिस जारी किया था, लेकिन इस पर अभिषेक बनर्जी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद शनिवार को प्रशासन ने इस इमारत को ढहाने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस कार्रवाई के बाद बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जब वो पावर में थे तो इस तरीके से जो सरकारी तंत्र है उसका इस्तेमाल या दुरुपयोग इस तरीके से किया, उसका ही फल आज उनको मिल रहा है। तो उनका ऑफिस है तो उसका तो कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स तो उनके पास रहेगा। कैसा ऑफिस है, पूरा बिल्डिंग ही अगर इलीगली बनाया गया है, किसी म्यूनिसिपैलिटी से कुछ परमिशन नहीं लिया गया, कहीं पे कुछ नहीं किया गया, तो स्वाभाविक है तो सरकार तो तोड़ेगी उसको। सांसद अभिषेक बनर्जी का यह ऑफिस साउथ 24 परगना में था। तृणमूल कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी के एमपी ऑफिस को अवैध निर्माण के आरोप में तोड़े जाने की कार्रवाई शुरू होने के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। इस मकान के सामने जैसे ही सुबह सुबह बुलडोजर पहुंचा, स्थानीय लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई और बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता भी यहां पर इकट्ठा हुए। स्थिति तनावपूर्ण होती देखकर प्रशासन को ज्यादा सुरक्षा कर्मी बुलाने पड़े। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है, 15 लोग इसमें घायल हुए हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, काफी मशक्कत करनी पड़ी फायर ब्रिगेड की टीम को आग को बुझाने में। जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद में महमदपुरा स्थित टैलेंट पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के बाद उसमें जो विस्फोटक रखे हुए थे उसमें धमाके होने लगे, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस पूरी घटना की जांच की जा रही है। ये हमें धमाका सुनाई दिया हमारे कैंप में तकरीबन ये 3:24 पे। तो इमीडिएटली हमारे जो क्विक रिएक्शन टीम है उन्होंने एक्शन लिया और पता करने की कोशिश किया कहाँ से ये धमाका हुआ है। तो उन्हें मालूम चला कि तकरीबन 1 किलोमीटर दूरी पे एक धमाका हुआ है, कुछ धुआं भी दिखाई दिया। तो उसी टाइम ही हमारे जो क्विक रिएक्शन थे उन्होंने फायर ब्रिगेड को भी सूचना कर दिया और एम्बुलेंस को भी। तो वो इमीडिएटली यहाँ पर 5 मिनट पहुँच गए वहाँ पर। उसके बाद भी हमारी अलर्ट कंपनी होती है आरएफ में, उनको भी सूचना दे दिया गया, वो भी तकरीबन 3:45 तक यहाँ पहुँच गई। तो पहुँचने के बाद में हम लोगों ने कुछ डेड बॉडीज वगैरह यहाँ पर दिखे, कुछ इंजर्ड पर्सनस को दिखे। साथ में हम लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को भी इन्फॉर्म कर दिया और अपने यहाँ पर जो फायर सर्विस है उनको भी इन्फॉर्म कर दिया। उनके भी टीम्स यहाँ पहुँच गया है
तो अकॉर्डिंगली हम लोग सर्चिंग वगैरह किया तो कुछ डेड बॉडीज मिले और कुछ इंजर्ड भी उनको हम लोग रिकवरी वगैरह किया है। काफ़ी तेज़ी से हुआ है। इनफैक्ट हमारे कैंप तकरीबन यहाँ 1 किलोमीटर दूरी पर है। वहाँ का भी शीशे वगैरह हिले, कुछ शीशे टूट भी गए वहाँ के। अभी तक तो हमें 10 की सूचना मिली है, आगे का तो अभी पता कर रहे हैं, जैसे ही पता चल गया आगे क्या है। कानपुर कमिश्नरेट की साइबर क्राइम सेल पश्चिम जोन ने साइबर अपराध के खिलाफ ऑपरेशन साई वज्र चलाया। दरअसल पुलिस के पास करीब 30 करोड़ रुपए की साइबर ठगी से जुड़ी शिकायतें मिली थीं। इसके बाद यह कार्रवाई की गई। इस मामले को लेकर कानपुर की डीसीपी वेस्ट से खास बातचीत की कानपुर से हमारे संवाददाता कुशाग्र अवस्थी ने। देखिए, इसमें साइबर मुख्यालय द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा था जिसमें जो म्यूल अकाउंट्स होते हैं उनके खाता धारकों का सत्यापन करना और उन खाता धारकों के विरुद्ध कार्रवाई करना, इसका अभियान चलाया जा रहा था। इसमें जो हमारे सभी थाने थे, इनमें जो म्यूल अकाउंट्स की डिटेल्स हमें प्राप्त हुई, उन सभी के खाता धारकों का सत्यापन किया गया, उनकी केवाईसी के बारे में पता किया गया, उनके जो अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में पता किया गया और उसके आधार पर टोटल 35 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया अलग अलग थानों से। इन सभी थानों में इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। ये जो टोटल म्यूल अकाउंट्स थे, इनमें जो टोटल अमाउंट है जो कंप्लेंट का, वो अराउंड 30 करोड़ के आसपास है और इन पर एनसीआरपी पोर्टल में लगभग 100 शिकायतें हैं जो अभी तक हमें मिली हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, लेकिन अभी तक फिलहाल जो अकाउंट्स हमें जिनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है उसमें लगभग 100 कंप्लेंट्स आई। साइबर अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने एक नई रणनीति अपनाई है। ऑपरेशन साई वज्र के तहत कानपुर पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जो लालच में आकर अपना अकाउंट साइबर ठगों को उपलब्ध कराते थे। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए कानपुर से डीसीपी वेस्ट कासिम आबदी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, इतनी बड़ी कार्रवाई करी है, 35 लोग को गिरफ्तार किया है, सर आपकी पुलिस इन तक कैसे पहुंची और सर आगे कैसे कार्रवाई? देखिए, आने वाले हमको लगातार इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि म्यूल अकाउंट भारी संख्या में यूज हो रहे हैं और जिसके साइबर क्राइम की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक अभियान के तौर पे इसको चलाया गया। सभी थानों पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें 35 जो अकाउंट धारक थे उनको हम लोगों ने चिन्हित किया, उनको डिटेन किया, उनसे पूछताछ की गई। जो इन्फॉर्मेशन हमें एकत्रित की उसके आधार पर हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 35 अभियुक्त हैं। टोटल एनसीआरपी पोर्टल पर लगभग 100 से अधिक कंप्लेंट्स हैं इनके ऊपर और टोटल जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है एनसीआरपी पोर्टल के हिसाब से वो लगभग 30 करोड़ के आसपास है। उन सभी को डिटेन करके पूछताछ की जा रही है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, लगातार आपके द्वारा देखा गया कि आप ऑपरेशन साई वज्र हो गया और 19-30 हेल्पलाइन नंबर हो गए, उसको लेकर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। तो सर उसको लेकर और क्या सतर्कता अभियान आगे चलाए जाएंगे? निश्चित नेक्स्ट इसमें स्टेज ये है कि जो इस खाते को यूज कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करना है और अल्टीमेटली जो भी अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो भी है उस तक पहुंचना, ये हमारा उद्देश्य है और आने वाले समय में हम लोग इसको और तेजी के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। ये थे हमारे साथ डीसीपी वेस्ट कासिम आबदी, जिन्होंने बताया कि लगातार ऑपरेशन साई वज्र के तहत ऐसे साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है जो लोगों से लगातार साइबर ठगी कर रहे हैं और आगे भी ऐसी कार्रवाई चालू रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ कुशाग्र अवस्थी, इंडिया वॉइस। और अब बात फीफा वर्ल्ड कप 2026 की फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को होने वाला है स्पेन और अर्जेंटीना के बीच। और ये फीफा वर्ल्ड कप 2026 कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है। इस बार सिर्फ विश्व विजेता टीम ही नहीं तय होगी, बल्कि पहली बार चैंपियन खिलाड़ियों को एक ऐसा सम्मान भी मिलेगा जो अब तक फुटबॉल विश्व कप के इतिहास में कभी नहीं दिया गया। ट्रॉफी और गोल्ड मेडल के साथ अब विजेता टीम को चैंपियनशिप रिंग भी मिलेगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है। इस बार पहली बार चैंपियन खिलाड़ियों को एक ऐसा सम्मान मिलेगा जो अब तक फुटबॉल विश्व कप के इतिहास में कभी नहीं दिया गया। ट्रॉफी और गोल्ड मेडल के साथ अब विजेता टीम को मिलेगी चैंपियनशिप रिंग। रिंग के एक तरफ फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी की आकृति होगी, जबकि दूसरी तरफ विजेता टीम के मुताबिक विशेष डिजाइन तैयार किया जाएगा। हर रिंग पूरी तरह से कस्टमाइज होगी। हर रिंग पर खिलाड़ी का अलग नंबर अंकित होगा और उसके साथ ऑफिशियल प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।
फाइनल के तुरंत बाद विजेता टीम के कप्तान और हेड कोच को सिंबॉलिक रिंग सौंपी जाएगी। इसके बाद पूरी चैंपियन टीम के लिए कुल 30 कस्टमाइज्ड रिंग तैयार कर ऑफिशियली तौर पर खिलाड़ियों और स्टाफ को दी जाएंगी। फीफा ने बताया कि ये रिंग अमेरिकी खेलों की मशहूर चैंपियनशिप रिंग परंपरा से प्रेरित है, जिसका मकसद खिलाड़ियों को यादगार भेंट देना है। बता दें, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोपीय चैंपियन स्पेन के बीच खेला जाएगा। एक तरफ अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार विश्व विजेता बनने का सपना पूरा करना चाहेगी, तो दूसरी ओर स्पेन 16 साल के बाद फिर से फुटबॉल का सरताज बनने की कोशिश करेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।